शिवपुर में भारती नाम की एक धनी लड़की रहती थी। आसपास के सभी गांवों में भारती का परिवार सबसे धनी परिवार माना जाता था, इसलिए भारती जहां भी जाती थी उसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। उसके अंदर एक प्रकार का घमंड पैदा हो गया था। वो सड़कों पर भी इस तरह से निकलती थी जैसे कि सड़क उसी ने बनवाई हो। एक दिन जब वो रास्ते पर जा रही थी तो गलती से एक बुढ़िया का हाथ उसे छू गया। भारती को जबरदस्त गुस्सा आ गया और बोली, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? चिल्लाना तो दरअसल उन लोगों पर चाहिए जो तुम जैसों को सड़क पर इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। अयो बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने जानकर तुझे नहीं छुआ, गलती हो गई, गलती से हाथ छू गया मेरा तुझे। अच्छा ऐसा है, तुमने गलती से छू लिया मुझे? भारती ने उस बुढ़िया को बहुत बुरा धक्का दिया। वो बुढ़िया नीचे जाकर गिर पड़ी। वो उसे देखकर हंसने लगी और बोली, अयो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, और हंसने लगी। बहुत से लोग उस बुढ़िया की दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया क्योंकि भारती बहुत अमीर थी। सब लोग सारा दृश्य देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक लड़की आई। उसका नाम था ज्वाला। वो गरीब थी लेकिन खुददार थी। वो बोली, सुनिए, आपने जो किया वो एकदम गलत है। इस तरह किसी बुजुर्ग को धक्का देना गलत बात है, माफी मांगिए इनसे। उसके ऐसा कहने पर भारती, जो अपने घमंड में चूर थी, उसे गुस्सा आ गया। कौन हो तुम? हद से ज्यादा बात कर रही हो। मैं चाहूं तो इन सभी को यहाँ से दफा कर सकती हूँ और इस रास्ते पर मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा। अब माफी मांगो मुझसे, तभी जाने दूंगी तुम्हें यहाँ से, समझ गई? माफी मांगो मुझसे, उसने कहा। भारती के ऐसे सब कहने पर ज्वाला उस पर हंसने लगी और बोली, मैं आपसे माफी मांगू? अच्छा, अगर आप में दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए, तब मैं मांग लूंगी माफी। उसने उसे चुनौती दी। दोनों सबके सामने एक दूसरे को ललकारने लगी। भारती ज्वाला के पीछे भागी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला तुरंत ही उसकी आंखों से ओझल हो गई। भारती ने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो वहां से चुपचाप चली गई। तब से ज्वाला भारती के अहंकार को चूर करने की योजना बनाने लगी। भारती जहां भी जाती थी अपनी शान दिखाती थी। उसकी आदत देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, भारती, मैं तुम्हें दिन ब दिन देख रही हूँ कि तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा है। तुम बड़ों का आदर नहीं करती, और अगर तुमने अपने तरीके नहीं सुधारे तो मैं कह रही हूँ तुम निश्चित रूप से एक दिन गड्ढे में गिरोगी। वो उसे डांटने लगी, लेकिन भारती ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। भारती के पिता उन दोनों की बात को दूर से सुन रहे थे। वो उनके पास आए। अभी वो एक छोटी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, और वो उसे इस तरह क्यों डांट रही हो? उस पर चिल्लाना बंद करो, जाओ अपना काम करो जाकर, उसने कहा। भारती की माँ ये बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई कि इन लोगों को समझाना नामुमकिन है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन भारती कार चला रही थी। तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हुए वो बहुत मजा ले रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और उसने एक आदमी को टक्कर मार दी। अब तक तो वो अपनी तेज स्पीड का मजा ले रही थी। जैसे ही वो आदमी उसकी गाड़ी से टकराकर नीचे गिरा तो वो डर गई और कार रोक दी। उस जगह कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उस आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। लोगों ने भारती को ढूंढकर पकड़ना चाहा, लेकिन वो झाड़ी के पीछे छिप गई थी और बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकलेगी। इसी बीच एक और कार वहां आ गई। कोई गाड़ी से उतरकर भारती के पास आई और, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ चलो, उसने कहा। उस लड़की ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था। डरी हुई भारती उसके साथ चली गई। गाड़ी में बैठने के बाद उस लड़की ने अपना नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला थी। ओह, तो ये तुम हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है, उसने जोर से कहा। उसके चिल्लाने पर ज्वाला ने तुरंत गाड़ी रोक दी और कहा, ठीक है उतर जाओ, लेकिन पता है ना आदमी को मारा है, उसने सख्त आवाज में कहा। भारती फिर डर गई। दरअसल किसी भी आदमी को कुछ नहीं हुआ था। ये तो ज्वाला की योजना थी उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये बात तो सिर्फ ज्वाला जानती थी और भारती नहीं। प्लीज मुझे बचा लो, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम चाहती हो, प्लीज मुझे बचा लो, वो उससे विनती करने लगी। ठीक है, तो फिर मुझे अपने घर लेकर चलो और मेरा स्वागत सत्कार करो,
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि दरअसल तुमने ही उस आदमी की जान ली है। समझ गई ना? ज्वाला ने भारती को डराया। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। चलो मेरे घर चलो, वो गिड़गिड़ाने लगी। फिर भारती ज्वाला को अपने घर लेकर गई और उसके कहे अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। ज्वाला ने उससे जो कुछ भी कहा उसने उसका पालन किया। आज भारती का घमंड चूर चूर हो गया था। अमीर वो थी, लेकिन ज्वाला उसकी बॉस बन बैठी थी। बहुत दिन हुए नर्मदा नदी के पास पूर्वांचल नाम का एक गांव था। उस गांव में भारती और कुमार स्वामी नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उन्होंने बहुत पूजा प्रार्थना की, तब जाकर उन्हें संतान हुई थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम अशोक रखा था। इकलौता बच्चा होने की वजह से भारती और कुमार स्वामी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन कुमार स्वामी अकेले बैठे थे। भारती उनके पास आई। सुनिए, हमें अब अशोक के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। उसकी उम्र के सभी लड़के शादीशुदा हैं और बच्चे भी हो चुके, भारती ने कहा। कुमार स्वामी ने उसकी बात पर कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुमने जैसे कहा उसकी शादी करवा देते हैं। अभी तो वो बाहर गया है, आने दो। जब कुमार स्वामी ने भी रुचि ली तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। फिर वो तुरंत रसोई में गई और उसने अशोक की पसंद के सारे पकवान तैयार किए। जैसे ही अशोक काम करके घर लौटा, कुमार स्वामी ने कहा, भारती, अशोक आ गया, उसके लिए कुछ परोस दो जरा। उसने भारती से कहा। भारती तुरंत किचन से निकली और मेरे बेटे ने कब से नहीं खाया, आ बेटा खा ले, आजा। दोनों को इस तरह कहते देख अशोक के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि वे आज इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। वो हाथ धोकर आ गया। भारती ने जल्दी से उसकी पसंद के सभी पकवान परोसे। ये सब देखकर, माँ, इतना सब क्यों बनाया? आज कोई त्योहार है क्या? हाँ, उसने संदेह से पूछा। माँ ने तुरंत जवाब दिया, अगर तू हमारी कही बात के लिए तैयार हो जाए तो बहुत जल्द हमारे घर में त्योहार जैसा ही कुछ होगा। हाँ बेटा, भारती बोली। ये जवाब अशोक को समझ नहीं आया। ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे तैयार होना होगा? हाँ माँ, अशोक ने पूछा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब शादी कर लो बेटा, कुमार स्वामी ने कहा। तभी भारती ने कुमार स्वामी को घूर कर देखा तो उसने अपनी बात चेंज की। मतलब सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरा भी यही कहना है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। इस तरह तुम्हारा साथ देने के लिए भी कोई होगा। मेरी सहेलियां जो मुझसे उम्र में छोटी हैं, वो अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही हैं। मेरी भी इच्छा है बेटा कि मैं भी अपने पोती पोती के साथ समय बिताऊं, भारती ने बड़े भावुक होकर कहा। ये देखकर अशोक बोला, अम्मा, ऐसा क्या हो गया? आप इतनी भावुक हो रही हैं। आप जिस लड़की को पसंद करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। जब अशोक ने इस तरह कहा तो भारती खुशी से फूली नहीं समाई। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा है, मेरी कभी किसी बात को ना नहीं कहेगा, भारती ने खुश होकर कहा। और उस दिन से दोनों पति पत्नी अशोक के लिए एक अच्छी लड़की की खोज में लग गए और साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि एक अच्छी लड़की ढूंढ कर दे। कुछ दिनों के बाद स्नेहा नाम की एक लड़की से अशोक का विवाह संपन्न हो गया। स्नेहा एक बेहद मिलनसार लड़की थी। अपने व्यवहार की वजह से वो बहुत जल्दी भारती की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह हो गई। वे दोनों हर काम को साथ साथ करती और जब भी स्नेहा कुछ करते हुए थक जाती तो भारती उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। कुछ समय बाद अशोक और स्नेहा का एक बेटा भी हो गया। परिवार में खुशी का माहौल छा गया। कुछ सालों बाद एक बार उनकी फसल पककर तैयार हुई। हर साल की तरह गांव का हर व्यक्ति मुट्ठी भर अनाज लेकर नर्मदा नदी के किनारे जा रहा था। मुट्ठी भर अनाज को पानी में समर्पित करके उत्सव मना रहा था। वो दोनों भी अपने बेटे के साथ वहां गए। वहां बहुत भीड़ थी। सभी पानी में जाकर डुबकी लगा रहे थे। अशोक और स्नेहा भी यही करना चाहते थे, लेकिन तभी भीड़ में उनका बेटा गायब हो गया। अशोक ने हर तरफ खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी भी वहां नहीं है और बाद में पता चला कि वो दोनों पानी में डूब गए हैं। ये खबर सुनकर भारती और कुमार स्वामी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पोते
और बहू को खो देने के बाद उन्हें सामान्य होने में बहुत समय लगा, लेकिन अशोक अभी भी दुख में डूबा हुआ था। उसे देखकर कुमार स्वामी, भारती, जब भी मैं अशोक को देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। क्या हम उसकी फिर से शादी नहीं कर सकते? वो तो ठीक है जी, लेकिन क्या वो राजी होगा? भारती ने पूछा। जब उन्होंने अशोक से बात की तो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन कई बार कहने के बाद उसने हाँ कह दी। भारती और कुमार स्वामी फिर उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे। इस बार भी उन्होंने शादी के सभी इंतजाम भव्य तरीके से किए। शादी होने ही जा रही थी कि तभी स्नेहा अपने बेटे के साथ उनके घर पहुंची। उन दोनों को देखकर अशोक हैरान रह गया और वहां शादी का मंडप लगा देखकर स्नेहा भी।